आज अपन इन्वायरमेंट की सेकंड वीडियो में बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। बेसिकली हम बात करेंगे पारिस्थितिकी की, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र, घटक वगैरह। इसके पहले की वीडियो में अपन ने देखा था कि अपन ने बात कर लिया था विभिन्न संगठन और संस्थान की, ठीक है, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन की एवं पर्यावरण से संबंधित अधिनियम की। तो उसी के आगे आज अपन पढ़ेंगे पारिस्थितिकी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करता पारिस्थितिकी, ठीक है। तो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया पारिस्थितिकी शब्द का 1865 में रेडर द्वारा। अर्नेस्ट हैकेल, जैसे ऑइकोलॉजी, जैसे ऑइकोस मतलब घर या आवास और लोगस मतलब अध्ययन, तो किसी के घर या आवास का अध्ययन ही ऑइकोलॉजिस्ट, ये इकोलॉजी बोला गया। इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। फिर एजी टेंसले 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। कार्ल मोबियस वायोसियस, ठीक है। फिर उप्स की बात करें तो माइक्रोकॉस्म पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को कहा। फिर पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होते हैं अजैविक घटक और एक होते हैं जैविक घटक। अजैविक घटक की बात करें तो उसमें भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक, और जैविक घटक में उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिटिवर और डिकम्पोजर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भौतिक घटक में आते हैं प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायु, ऊंचाई, दबाव, ये सब। और अकार्बनिक घटक में आते हैं जल, मृदा, खनिज, चट्टान, और कार्बनिक में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है। तो बेसिकली आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा तंत्र अजैविक है, कौन सा जैविक के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्पादक होते क्या है? प्रकृति में स्वपोषित, ठीक है, जैसे अपने प्लांट हो गए, ठीक है, सुपोषित, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। फिर उपभोक्ता क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। अपघटक क्या होते हैं? अपना पोषक मृत जीव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया कंज्यूमर और ये हो गया डिकम्पोजर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन, ठीक है। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी, भूदृश्य, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है कितना? 70%। ये याद रखिएगा, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे ज़्यादा फैला हुआ है? तो जलीय। पारिस्थितिकी असंतुलन की बात करें तो पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण है वनोन्मूलन या लकड़ी काटना, ठीक है। वहन क्षमता प्लस पारिस्थितिकी कर्मता सर्वप्रथम प्रयोग किया गया जोसेफ ग्रेनेट द्वारा। खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं तो जो सरल आहार श्रृंखला है उसमें उत्पादकों से प्रारंभ होकर शीर्ष उपभोक्ता तक जाता है। जैसे यहाँ पे आ गया घास, टिड्डा, मेढक, सांप और बाज। तो ये घास इसमें उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, मेढक द्वितीय उपभोक्ता है और सांप तृतीय उपभोक्ता है, बाज सर्वोपरि सबसे ऊपर वाला उपभोक्ता है, ठीक है। तो वही है, ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर है और बाज टॉप लेवल का कंज्यूमर है। बात करते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और बिग फिश। ये बात करता है पॉन्ड इकोसिस्टम की, ठीक है। तालाब में जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसकी बात कर रहा है। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? जो माइक्रोस्कोपिक, जो बहुत सूक्ष्म प्लांट होते हैं, जो पानी में पाए जाते हैं ना, वो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फिर जो सूक्ष्म प्लांट को खाते हैं एकदम सूक्ष्म वाले जूप्लैंक्टन, ठीक है। जूप्लैंक्टन के होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं, ठीक है। फिर उसको खाते हैं छोटी मछलियाँ, फिर छोटी मछलियों को खाते हैं बड़े मछलियाँ, ठीक है। अपवर्तक आहार श्रृंखला, जीवाणु, कवक आदि अपना पोषक एवं ऊर्जा मृत जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उत्पादक की बात करें तो उत्पादक पेड़ पौधे, शैवाल, ईटीसी, और अपघटक की बात करें तो कवक और जीवाणु, उपभोक्ता की बात करें जानवर, मनुष्य, ईटीसी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इसमें वही बात है जो संगठक ऐसा जीव वस्तु जो एक पारिस्थितिकी तंत्र को निर्माण करती है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी प्राणी केवल, और द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी। तृतीय उपभोक्ता टॉप लेवल होता है ऐसा, तो वो शाकाहारी भी हो सकता है और मांसाहारी भी हो सकता है, मतलब ये मांसाहारी होगा, जो तृतीय उपभोक्ता होगा ये मांसाहारी होगा, सॉरी, ठीक है। ये मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता, जैसे अभी अपन बाज देख रहे थे, बाज, ठीक है, तो वो तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। समुद्र आहार श्रृंखला में डायटम स्वपोषी और क्रिस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता और माहेटिक्स मांसाहारी, ठीक है, ये हो गया समुद्री। फिर बात करते हैं ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है। तो 10% का नियम, ठीक है, लिंडमैन ने दिया था,
और उसमें इस 10% के नियम में क्या था ना कि अगर मान लो ये सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो 10% ही होगी, बाकी 90% क्या होगी, बाकी 90% इन्वायरमेंट में लॉस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मान लिया 100 जो ये 1000 जूल है, फिर 100 जूल ही ट्रांसफ़र हुई, ठीक है, फिर 10 जूल ट्रांसफ़र हुई और फिर 1 जूल ट्रांसफ़र हुई ट्रॉपिक लेवल पे। पहला ट्रॉपिक लेवल था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा, इसमें बात कर रहा है। ठीक है तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैवभार का पिरामिड सीधा होता है। ठीक है, जो लैंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसका जो जैवभार का पिरामिड होता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैवभार का पिरामिड होता है सीधा होता है, सीधा क्वेश्चन पूछता है इसलिए याद रखिएगा। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है, जैवमान की जैव आवर्धन की बात करें तो जैवमान की बायोनॉमिक्स जीवन के नियम और डीडीटी का शाद्रक सबसे अधिक सांप में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जैविक अंतर्गमन की व्यवस्थाओं को सही क्रम, तो नमनीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया और स्पिनीकरण। ठीक है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे शेयर करते हैं। पारिस्थितिकी आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन कब चला गया था? चिपको आंदोलन चला गया था 26 मार्च 1974। ये कई बार क्वेश्चन आया मिलाने को। ठीक है, तो चिपको आंदोलन चला गया था 26 मार्च 1974 को पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। ठीक है, चलाया कौन था? गौरा देवी के नेतृत्व में चलाया गया था उत्तराखंड में। ठीक है, पारिस्थितिकी अस्थायी मित्रता नारा दिया गया। ठीक है, क्या था? पारिस्थितिकी अस्थायी मित्रता नारा दिया गया। ओके, नेक्स्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो बहुउद्देशीय बांध योजना को रोकने के लिए। ठीक है, एप्को आंदोलन, पर्यावरण से संबंधित आंदोलन कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट पारिस्थितिकी पदार्थ मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, तो पारिस्थितिकी पदार्थ के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। समर्थक सेवा, पोषक चक्र और फसल पर्यावरण। ठीक है, परागण। नेक्स्ट बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की, तो पर्यावरण शत्रु यूकेलिप्टस, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र ये याद रखिएगा, पर्यावरण शत्रु किसे बोलते हैं? यूकेलिप्टस, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से बहुतायत। ठीक है, फिर लैंटिक आवास, स्थिर जल के आवास जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील आवासीय में पाए जाते हैं। लैटिक आवास बहते जल के आवास में जैसे नदी में। ठीक है, लैंटिक स्टैटिक में पाते हैं और लैटिक बहते जल में। ठीक है, इकोटोन दो भिन्न समुदायों के बीच जो संक्रमण क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे ये इकोसिस्टम एक हो गया, जो दोनों बीच में है ना ये चीज़, ये इसी को बोलते हैं इकोटोन, दो भिन्न समुदायों के बीच। ठीक है, जैसे दलदल भूमि जो शुष्क और जलमग्न परितंत्र के मध्य पाई जाती है। नेक्स्ट सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र महासागर। ठीक है, फिर आए पिक्नोक्लाइंस, किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। ठीक है, हेलोक्लाइन, हेलो मतलब समझते हैं अब जल निकाय की लवणता की प्रचुरता, हेलो मतलब नोक होता है, तो जल निकाय में लवणता की प्रवणता में प्रवणता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, जितना ज़्यादा पाएगा। ठीक है, फिर थर्मोक्लाइन टेम्परेचर से आगे तो जल निकाय में गहराई के समय तापमान परिवर्तित को दर्शाती है। गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1973 में ऑर्निजलेस ने किया था। पारिस्थितिकी निशे जोसेफ ग्रीनेल, जिसे सूक्ष्म आवास कहा जाता था। ठीक है, निके बोलते हैं, निके, पारिस्थितिकी निके, कहीं भी निशे, कहीं पे निके। ठीक है, जहाँ पे रहते हैं जिसे सूक्ष्म आवास कहते हैं, एक स्पेसिफिक जगह पे रहते हैं ना तो उसको निके बोलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। ठीक है, ये वन जीव संरक्षण जो 1972 में आया वो वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 1980 में पारित हुआ। मोनोक्लाइमैक्स या एकल चटनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एफी केलमाउंट ने। ठीक है, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा घोषित किया गया। कृषि को छोड़कर कुछ मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध प्लस कुछ को विनियमित किया। प्रवाल भित्ति की बात करें तो जिसका निर्माण सागरीय जीव, मूंगे या कोरल पालिक के अस्थिपंजरों के समीकरण से होता है, संयोजन द्वारा होता है, समीकरण या संयोजन द्वारा होता है। 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण के बीच इसकी अबंडेंट मतलब ज़्यादा पाई जाती है। मध्य उष्ण महासागरों में किसी तट पर द्वीप में सारे होता है। ठीक है, विश्व का कुल प्रवाल भित्ति का क्षेत्रफल लगभग 19% है। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाता है, 17% इंडोनेशिया में पाता है। जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इसको कितने किया था? तो विटेकर। ठीक है, वही जिसने सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, आर्के बैक्टीरिया का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। तो अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक और
गामा सूचकांक। अल्फा सूचकांक क्या होता है, समुदाय आवासीय क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियां पाई विभिन्न प्रजातियों की विविधता को दर्शाता है, वो है अल्फा। बीटा क्या, स्थानीय और क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, स्थानीय और क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, ठीक है। अल्फा में क्या था कि समुदाय या आवासीय क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति की विविधता पाई जाती है, लेकिन बीटा में स्थानीय और क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है। यह एक परितंत्र से दूसरे परितंत्र जाने हेतु तो प्रजातीय, ठीक है, हाँ, प्रजातीय संघर्ष माने जाते हैं, ठीक है। भूदृश्य को और गामा की बात करें, भूदृश्य की संपूर्ण विविधता, यह इसमें क्या होता है ना कि यह सभी रूपों में, सभी प्रतंत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, और इनके पाई जाने वाली कुल प्रजातियों में से संख्या का मापन करता है, ठीक है। ये तीनों हो गया। फिर आ गया रेमंड एफ डेसमॉन्ड, ठीक है। 1968 में ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज बुक लिखी थी, ठीक है, रेमंड एफ डेसमॉन्ड ने, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्ड इन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि रेमंड एफ डेसमॉन्ड कहते हैं 1968 में इन्होंने एक डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री बुक लिखी थी, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्ड इन्होंने दिया था। डब्ल्यू.जी. रोशन की बात करें, चेंज टू बायोडाइवर्सिटी, इन्होंने 22 मई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया था, 22 मई को, ठीक है। 2011 से 2020 जैव विविधता दशक मनाया गया 22 संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, गुजरात जामनगर, ठीक है। महान नेशनल पार्क कच्छ के खाड़ी में। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट टाइम दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। ये मैं क्या लिखा था, चलिए मैं उसको बाद में क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। विशाल नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बात करते हैं जैव विविधता प्रवणता, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है, ठीक है। 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच जो भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है, ठीक है। क्यों, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए डेवलपमेंट ऑफ स्पीशीज भी ज़्यादा होती है। जैव विविधता ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर चोटियों की तुलना में निम्नतर घाटियों में जैव विविधता मिलती है। केरल स्थित शांत घाटी, ठीक है, साइलेंट वैली से बोलते हैं, में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। केरल में पलक्कड़ जिले में 12 किलोमीटर लंबाई और 7 किलोमीटर चौड़ाई में समृद्धि का हिस्सा है, जो कि साइलेंट वैली की बात कर रही है, ठीक है। पलक्कड़ जिले में शांत घाटी के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है। 1994 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य से संबंधित शांत घाटी में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में चमोली जिले में है, नेशनल पार्क भी घोषित किया गया। सबसे ज़्यादा जैव विविधता प्रवाल भित्ति कोरल रीफ, ठीक है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पाती है, प्रवाल भित्ति कोरल रीफ। जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो हॉटस्पॉट सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। पहला पूर्वी हिमालय, हिमालय हॉटस्पॉट का भाग, दूसरा पश्चिमी घाट या श्रीलंका हॉटस्पॉट का भाग, तीसरा अधिकांश पूर्वोत्तर भारत, अंडमान द्वीप समूह, इंडो बर्मा इंडो म्यांमार हॉटस्पॉट, और चौथा है निकोबार द्वीप समूह सुंडालैंड हॉटस्पॉट का भाग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा पृथ्वी स्थलों हॉटस्पॉट की सूची। विश्व में 36 स्थल या 36वां उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान फरवरी 2016 में CEP द्वारा बनाया गया। वनस्पति संस्कृतियों का स्वर किसे कहता है, सिक्किम को हिमालय के हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है, ठीक है। निवासी इसमें लेप्चा, भूटिया और नेपाली रहते हैं, ठीक है। इसे वनस्पति संस्कृतियों का स्वर कहा जाता है। लिमिटेड क्षेत्र की बात करें तो क्या होते हैं, पानी का खुला क्षेत्र, ठीक है, पादप लवक या फाइटोप्लैंक्टन अधिकता में वृद्धि करते हैं। मान्यता दी जाती है बहुतायात स्पीशीज, रिचनेस, एनिकता और आशंका भोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण। क्यों बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, तो जीवों के आवास में कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश और प्राकृतिक अवश्य विनाश। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, इसलिए उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जैव विविधता का संरक्षण। तो स्वस्थानीय या फिर इन सिटू, जब किसी वनस्पति या जीव का संरक्षण उसके मूल प्राकृतिक आवास में किया जाता है, ठीक है, तो वो इन सिटू होता है। एक्स सिटू क्या होता है, यदि उन्हें उनके मूल स्थान से पृथक कर कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे पवित्र झील व उपवन, जैवमंडल, स्थलीय तटीय समुद्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, ठीक है। एग्जाम्पल से पौधे व घरेलू बगीचे, वनस्पति उद्यान, एक्वेरियम, चिड़ियाघर, जंतु उद्यान, ठीक है। ये हो गया तो आपके एक्स2 एग्जाम्पल, और इन2 एग्जाम्पल हो गए कि पवित्र झीलें, उपवन, ठीक है, जयमंडल, स्थलीय तटीय समुद्र, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, ठीक है। सिंपल सा है, जो नेचुरल में हो इन2, जो उसके नेचुरल क्लाइमेट से बाहर हो वो एक्स2। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राय स्थानीय संरक्षण की 2 विधियाँ। तो
जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्त प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है, ठीक है। और दूसरा, जीवित शुक्राणु अंडों तथा भ्रूणों को नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित में संरक्षित किया जाता है, ठीक है। भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को विश्व संज्ञात में सम्मिलित किया है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नौगढ़, पंचमढ़ी, शिमलीपाल, अचानकमर, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमालाई, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2018 में किया गया था, जो कि सिक्किम में स्थित है वो, ठीक है। और पन्ना 2020 एमपी में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में प्रवाल भित्ति प्रमुख 4 क्षेत्र पाए जाते हैं, तो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार में, ठीक है। और तटीय प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ लक्षद्वीप में एंटॉल प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। एटॉल बोलते हैं ना, एटॉल। लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। सुंदरबन के मैंग्रोव वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान अम्लता में वृद्धि, वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिसमें सजीवी शैवाल का मोचन, प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता के उपयोग। प्राकृतिक संतुलन परितंत्र सेवाएं, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन की रोकथाम, पोषण चक्र, स्वस्थ परागण, जलवायु नियंत्रण वनों के शासकों द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, सांस्कृतिक लाभ, धार्मिक विश्वास और राष्ट्रीय गौरव। सौंदर्य परक लाभ, पर्यटन, पालक जानवर, साहित्य रचना, भोजन व उन्नत किस्मों का प्रोन्नत, नई फसलें, उन्नत किस्म की फसलें, दवाएं और औषधियाँ, कुनैन, टेक्सटाइल, बायोकेमिकल्स और मार्केटिंग। आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, विलुप्त प्रजाति का संरक्षण देता है, संकटापन्न प्रजातियों की पहचान व उनका अभिलेखन करता है। जैव विविधता हाउस में लिखित सूची में निर्माण करना इसी काम है। जैव विविधता संकटग्रस्त के महत्व को विषय में जागरूकता उत्पन्न करना है। विलुप्त प्रजाति की बात करें तो जिसे अपने आवास में 50 वर्षों से ना देखा गया हो। और रेड डाटा बुक की बात करें तो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता। आईयूसीएन द्वारा भारत में पक्षियों की 15 प्रजातियों को संकटग्रस्त घोषित किया गया है, बात 2012 की, तब से किया गया है, ठीक है। और सोन चिड़ैया, मगन भारतीय शौटक, साइबेरियन सारथ, स्टेवी रिजर्व और अति संकटग्रस्त हैं। कस्तूरी मृग संकटग्रस्त में आता है, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसको मगन भारतीय स्टैग को, ठीक है, स्टैग मगन भारतीय स्टैग को बोलते हैं, ग्रेट इंडिया बस्टर्ड, ठीक है। एशियाई वन्य मृगा संकट के नज़दीक और लाल पांडा संकटग्रस्त, लाल पांडा, ठीक है। और ये एशियाई वन्य मृगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोरचाम चित्तदार बिल्ली भारत के अधिकांश भागों में एवं श्रीलंका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। 2016 में आईयूसीएन द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में डाली गई थी, ठीक है। इरावती डॉल्फिन की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, उसमें गिरने वाली नदियों की मुहाने तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समुद्री तटों पर प्रारंभिक रूप से पाई जाती है। 2017 में आईयूसीएन द्वारा रेड डाटा लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल किया गया किसको, इरावती डॉल्फिन को, ठीक है। इरावती रिवर कहाँ बहती है, म्यांमार में बहती है, तो उसी की बात कर रहा, ठीक है। कावेरी नदी में महागीर मछली की 2 प्रजातियां पाई जाती है, नीले मीन पंख वाली और नाटंगी मीन पंख वाली। नेक्स्ट बात करते हैं, जैविक विविधता प्लस संकटापन्न जातियां। गिद्धों की संख्या में गिरावट, पाकिस्तान में इसकी कमी का कारण खोजा जा चुका है, ठीक है। पेरेग्रीन फंड नामक एक गैर सरकारी संगठन और कुछ संगठनों में वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है, वैज्ञानिकों ने खोजा है। और डाइक्लोफेनेक सोडियम जो कि पेन किलर में पाया जाता है, पशुओं के लिए दर्द निवारक की दवा का काम करता है, बुखार के इलाज के लिए काम करता है। इस दवा को खाने के बाद पशु की मृत्यु के मर जाने के बाद गिद्ध उसे खाते हैं और 30 दिन के अंदर मर जाते हैं, ठीक है। फिर आता है टम्लकॉक, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति जिसे डोडो वृक्ष भी कहा जाता है, प्रजनन में असफल रही, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फोकस चमगादड़ों की प्रजाति है जो बांग्लादेश, तिब्बत, म्यांमार, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में पाई जाती है। उड्डयन वल्गुल, ठीक है। आल्सो कॉल्ड एज ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट। नेक्स्ट बात करें, टिगोंग विशाल समुद्री स्तनधारी, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में असुरक्षित है। शाकाहारी स्तनधारी है, घास खाने की आदत के कारण समुद्री गाय कहा जाता है। पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत प्लस श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी की पाक में स्थित निवास में रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय वन्य गधे कच्छ का रन प्राकृतिक आवास, प्रोसोपिस जूलिक्लोटा, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका एवं कैरिबियन क्षेत्र में एक छोटा पौधा, ओके। हिंदी नाम किसका है, विलायती बबूल है। तमिल नाम इसका है शीमेई क्रुवेल्लम। जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम कर देता है।
रहता है सिंह पुष्टी वानर दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में पाया जाता है। ठीक है। 1952 में चीता को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। 8 चीते नामीबिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। ये करंट अफेयर न्यूज है, जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में रखा गया है। ठीक है। दुर्लभ हिम तेंदुआ की बात करते हैं। समुद्री तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में किए गए सर्वेक्षण में इसके होने की, ठीक है, पुष्टि की गई है। फिर बात करें शिलांग कांग माउथ। ठीक है। शिलांग फ्रांग माउथ भारत के पश्चिमी घाट श्रीलंका में पाए जाने वाला पक्षी। ठीक है। और कापर स्मिथ बारवेट, क्रिम्सन ब्रेस्टेड बारवेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला। बात हैं ग्रेट चिन मिनवेट। ठीक है। कैंपेफिगिडा परिवार के पक्षी, हिमालयन क्षेत्रीय, चीन प्लस ताइवान, दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। हाई थ्रॉन्टेड रोस्टेड मैस्कोपियो परिवार की पक्षी। ठीक है। ट्राइन, इसको देख लेते हैं क्लियरली। ठीक है। हाइट थ्रॉन्टेड रोस्टेड मास्की कैपिडे परिवार की पक्षी, नेपाल, भूटान, मध्य चीन, म्यांमार ईटीसी देशों में पाया जाता है। लवण जल सागर की बात करें तो अंडमान प्लस निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अन्य पाए जाने वाले जीव जंतु डिगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, समुद्री कछुआ और समुद्री शर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चू प्लस लैपियर विशाल हिमालय श्रृंखला में पाया जाता है। रेड पांडा की बात करें तो अन्य नाम होता है लेजर पांडा या फिर फायरफॉक्स। ठीक है। वृक्षों पर रहने वाला स्तनधारी है। ठीक है। जूलॉजिकल नाम इसका है एलुरस फॉल्गेंस। उत्तर पूर्वी भारत में उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, चाइना, लाओस, म्यांमार में भी ये पाया जाता है। ठीक है। स्लो लोटिस की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में पाया जाता है। ठीक है। स्लो लोटिस। ठीक है। सघन वनों में पाया जाता है। भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम में भी पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लब तीतर की, तो जम्मू कश्मीर के राजकीय पक्षी है ये। उड़ने वाली गिलहरी की बात करें तो भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, देखने को मिलती है। साथ ही रूस, चीन, जापान एवं यूरोपीय, अफ्रीकी, उत्तर अमेरिका के अनेक भाग में पाई जाती है। सुनहरे लंगूर विलुप्त हो चुके हैं। हुलाक के बंद विलुप्त। ठीक है। एशियाई जंगली कुत्ते विलुप्त। मरुस्थलीय बिल्ली कम खतरे में है और एशियाई जंगली कुत्ते विलुप्त प्राय। ठीक है। बात कर लेते हैं रामसर कन्वेंशन की। ठीक है। तो रामसर ईरान में अवस्थित नगर 2 फरवरी 1971 में इस कन्वेंशन की नींव रखी गई। पूर्णतः क्रियान्वित 1975 में हुआ। भारत द्वारा हस्तांतरित कब किया गया? 1 फरवरी 1982 को। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रामसर कन्वेंशन भारत द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? तो 1 फरवरी 1982 को। नवंबर 2023 को 2500 सिटीज़, 257, 160, 360 हेक्टेयर और 635, 323 और 750 एकड़ भारत में रामसर साइट्स 75 हैं। सर्वाधिक अभी तो बढ़ गए, हाँ ठीक है, अभी तो बढ़ गई हैं। तो देखिएगा 5 और बढ़ी है। कहाँ तमिलनाडु में कौन कौन सी बढ़ी है तो न्यूज़ में है, देख लीजिएगा। सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य वेस्ट बंगाल। ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी कौन सा रीजन आपको पता है कि सुंदरवन डेल्टा किधर है? ठीक है। तो सेकंड है उड़ीसा। 8 से 2022 की सूची में शामिल होने वाले थे तो मंदा झील केरल 42 हेक्टेयर। ठीक है। हाइगम वेटलैंड केजरीवाल रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। फिर शालबुग वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर। यूपी में रामसर साइट बात करें तो टोटल 10 हैं। ऊपरी गंगा नदी में ब्रजघाट के नरोरा खंड। ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवर झील। ठीक है। ये डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। आप ऐसे याद रखिएगा। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। समसपुर कहाँ है? रायबरेली में है। सरसई कहाँ है? इटावा में है। पार्वती अर्गा अभ्यारण्य गोंडा में है। सवान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है। सुर सरोवर झील कहाँ है? कीतम आगरा में है। और हैदरपुर आदिभूमि कहाँ पे है? ठीक है। तो ये पूरा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की सर्वाधिक साइट है 175, मैक्सिको में 142 है। ठीक है। तो रामसर अभिशमय सचिवालय का मुख्यालय क्लैंड स्विट्जरलैंड में है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया था? तो 2 फरवरी को मनाया था। 2023 की थीम की बात की, इट्स टाइम फॉर द वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है। मैंग्रोव टोटल एरिया वेस्ट बंगाल में 2114 स्क्वायर किलोमीटर ये पूरा है। और गुजरात फिर 1175 है। अंडमान निकोबार 616 है। आंध्र प्रदेश 405 है। उड़ीसा 259 है। तमिलनाडु 45 है। महाराष्ट्र 324 है। गोवा 27 है। और कर्नाटक 13 है। केरला 09 है। ठीक है। पुडुचेरी 02 है। टोटल 4992 स्क्वायर किलोमीटर एज पर द एफसा रिपोर्ट 2021। कॉन्टिनेंट की बात करें, मैंग्रोव एरिया की बात करें तो एशिया में नंबर 1 पे है, अफ्रीका में नंबर 2 पे है।
ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका नंबर 3 पे है, साउथ अमेरिका 4 पे है और ओशिनिया 5 पे है। ठीक है। 40% से अधिक मैंग्रोव में मात्र 4 देशों में पाया जाता है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया और मैक्सिको। ठीक है। कोड है IBN मैक्सिको। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये याद करने का तरीका है IBN मैक्सिको। क्षेत्रफल की दृष्टि से वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है। तब गुजरात में, देन गुजरात में है, फिर बंगाल में। ठीक है। गुजरात में वेस्ट बंगाल का सुंदरवन डेल्टा इसका सबसे बड़ा डेल्टा है। ये कई बार करंट अफेयर में, ये कई बार न्यूज में पूछा, तो ये याद रखिएगा। मैंग्रोव के लिए खतरा क्या क्या है, किस किस चीज़ से मैंग्रोव को खतरा है? तो नागरीकरण प्लस औद्योगिकरण। ठीक है। भूमंडलीय नागरीकरण और औद्योगिकरण, जिससे हर चीज़ के लगभग हर नेचुरल क्लाइमेट, नेचुरल चीज़ों को खतरा है, नेचुरल डाइवर्सिटी को खतरा है, नागरीकरण और औद्योगिकरण। दूसरा है भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन। तीसरा है झींगा की खेती 35% को, ठीक है, मैंग्रोव को नुकसान पहुंचाता है। और तटीय विकास, ठीक है, धान की खेती, ठीक है, पाम तेल की खेती, ETC। बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट प्लस हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापमान में वृद्धि जो होती है उसके प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी गई जोसेफ फॉरियर ने 1824 ईस्वी में। ठीक है। जोसेफ फॉरियर ने दी थी। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CO2 66%, CH4 16%, HCFC 2%, N2O 7%, CFC 8% और अदर 1%। सर्वाधिक ग्रीन गैस इफेक्ट जलवाष्प, धान के खेत से उत्सर्जित गैस मीथेन, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण भूमंडलीय तापमान के लिए मुख्य गैस CO2 है। CO2 पौधे के विकास के लिए कुछ अन्य गैसों के विपरीत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है। 1950 में CO2 को वायुमंडल की मात्रा 315 ppm थी। ठीक है। 1950 में CO2 की जो मात्रा थी वायुमंडल में 350 ppm थी। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। एट प्रेजेंट 415 ppm में। इसी तरह बढ़ती रही तो 21वीं सदी खत्म होने तक 650 से 950 ppm हो जाएगी, जिसमें 6 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ जाएगा। ठीक है। धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु, मीथेन उत्सर्जन के लिए मानव जनित स्रोतों, ठीक है, मीथेन उत्सर्जन के लिए मानव जनित स्रोतों में से एक है। आर्द्रभूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स, ये मीथेन के प्राकृतिक, मीथेन जनित के प्राकृतिक सूत्र है। क्या आर्द्रभूमि है, समुद्र है, हाइड्रेट्स। बात करते हैं CO2 की, तो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। प्राकृतिक संतुलन के लिए CO2 का उपयुक्त सांद्रता होनी चाहिए 0.03%। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव की बात करते हैं तो समय से पूर्व आम और बौर आना। ठीक है। जो समय से पूर्व आम के पौधे पर बौर आता है, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव ही है। ठीक है। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव, हिमनदी द्रवित होने लगती है। ठीक है, द्रवीभूत होने लगती है, मौसम में बदलाव होने लगता है, समुद्र में सीमावर्ती के जो समुद्र के जो आसपास वाले शहर होते हैं जैसे मालदीव वगैरह होते हैं, डूबने लग जाएंगे और प्रवाल भित्तियों का विरंजन होने लगता है। सर्वाधिक भंगुर परिस्थिति तंत्र में जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा वह है आर्कटिक ग्रीनलैंड पर हिम चादर। बात करते हैं IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रभावित। तो असेसिंग की वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, द रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर 2 डिग्री बढ़ जाता है तो विश्व भर में प्रवाल मृत्यता घटित होती है। 1/4 भाग प्रजातियों द्वारा 3 डिग्री से बढ़ने पर स्थलीय जीवमंडल नेट कार्बन स्रोतों की ओर प्रवृत्ति बढ़ती है और 30% तक ज्ञात प्रजाति में विलुप्तता पाई जाती है। 1900 ईस्वी के बाद तापमान में वृद्धि कितनी हुई है? 1 डिग्री से बढ़ के हो गए 1.8 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट। ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिसको 1.8 डिग्री फारेनहाइट भी बोलते हैं आप। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान, ठीक है, -18 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसको, ठीक है, 0.04 फारेनहाइट। महासागर के पादप प्लवक असमाप्त होने पर कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्ट, पता है घटना चक्र में दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि जैसे अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि महासागर के पादप प्लवक समाप्त होने पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये ऑप्शन दिया रहता है। तो इसमें से दोनों होते हैं, कार्बन सिंक के रूप में महासागर की प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। जलवायु परिवर्तन की बात कर लेते हैं तो CO2 में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? चीन है, 29%। 8 मार्च 2022 में जारी IEA के आंकड़ों के अनुसार 33%।
दूसरे स्थान पर है अमेरिका 14%, तीसरे स्थान पर भारत 7%, ठीक है, फिर है रूस चौथे पे 5%, पाँचवें पे जापान 3%। बात करते हैं कार्बन निगेटिव देश की, तो भूटान एकमात्र कार्बन निगेटिव देश अभी तक तो बताया गया है। नेट जीरो 2050 तक वैश्विक ऊष्मन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक संतुलित करना है। 2015 के पेरिस सम्मेलन में लक्ष्य तय किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा रोडमैप जारी किया गया है। 2030 तक भूटान ने कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया ने 2040 तक, अर्जेंटीना ने 2050 तक, चीन ने 2060 तक, भारत ने 2070 तक। ठीक है, ठीक है। मिल्विन बितानकोविच, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए, जो कि सर्बिया के खगोलविद पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। पृथ्वी की धुरी पर अव्यवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक घटक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जलवायु का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है जैसे आई स्कोर से। ठीक है, जलवायु स्मार्ट ग्राम अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, ठीक है, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा CCAFS द्वारा संचालित परियोजना। ठीक है, CCAFS का हेडक्वार्टर तो फ्रांस और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्श क्षेत्रीय समूह का अधीन संचालित किया जाता है, CGEAR किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अधिशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT CGIAR के अनुसार इन्हीं केंद्रों में से एक है। एशिया पैसिफिक संघ की बात करें एफके की, तो इन सदस्य देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 38% है। विश्व के कुल ऊर्जा उपयोग का लगभग 60% उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज गठन रियो डी जेनेरियो में हुआ है 1992 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण प्लस विकास सम्मेलन में किया गया। ठीक है, मोमेंटम फॉर चेंज, ठीक है, ये हो गया क्लाइमेट न्यूट्रल, ठीक है, नाउ एंड की पहल इन्होंने की थी। ठीक है, एक पहल प्रभावी 21 मार्च 1994 को हुआ, 198 देशों द्वारा अभिपुष्टि की गई। बात करते हैं COP28 की, दुबई UAE 2023 में प्रस्तावित है। COP26 मतलब अभी हुआ है। ठीक है, दुबई COP28 कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। ठीक है, COP26 पंचामृत मोदी जी ने यही बोला था 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। 2030 तक भारत अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी करेगा। 2030 तक भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा। 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था को कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम कर देगा। 2070 तक सकल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। बात करते हैं हरित जलवायु कोष GCF की, तो COP16 2010 कानकुन मैक्सिको में 29 नवंबर 10 दिसंबर 2010 के मध्य, ठीक है, लागू किया गया था। तो और कानकुन सम्मेलन में ही इसका प्रावधान किया गया था। विकसित राष्ट्र वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन मुहैया कराएगा और विकसित राष्ट्र जलवायु परिवर्तन में निपट सकेंगे जिससे। ठीक है, बात करते हैं पृथ्वी काल या फिर अर्थवार की, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेशन द्वारा अभियोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। प्रतिभागी प्रतिवर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को इस कार्यक्रम के दौरान 8:30 से 8:30 से 9:30 PM 1 आवर के लिए बिजली बंद कर दी जाएगी। 2030 में पृथ्वी काल 25 मार्च को मनाया 2023 में पृथ्वी काल 25 मार्च को मनाया जाएगा, तो 25 मार्च याद रखा जाएगा। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल अन प्रोटोकॉल व संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC में से संबंध है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का निकाय को कम करने के लिए संबंधित है, ना कि केवल ग्रीन हाउस। ओके, 11 दिसंबर 1957 को जापान के क्योटो शहर में UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। तो यही पूछ लिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल को कब स्वीकार किया, तो 11 दिसंबर 1957 को जापान के क्योटो शहर में UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। 16 फरवरी 2005 से लागू किया गया। 1997 विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है। ठीक है, इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। UNFCCC के अंतर्गत उत्सव और संचालित युक्ति वैश्विक तापमान को कम करने में सहायक होता है। विकसित देश विकासशील देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजना में, ठीक है, पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं। ओके, तो दोस्तों अपन ने ये देख लिया, आज में काफ़ी कुछ देख लिया। अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर
वो ठीक नहीं रहता है रिवीजन पर्पज से, पढ़ने पर्पज से भी। तो इसमें अपन ने इस वीडियो में अपन ने काफ़ी कुछ कर लिया, तो अगली वीडियो में आगे का देखेंगे। तब तक के लिए बने लिए हमारे चैनल पे, और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिसको भी ज़रूरत हो उसको भी वीडियो ज़रूर दिखाएं और उसके साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।